हेलो बच्चों, स्वागत है आपका भूगोल की क्लास में। मैं आकांक्षा सोनकर, भूगोल प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज छोटी जुबली लखनऊ से। आज हम क्लास 12 की भूगोल पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में आपकी जो किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका दूसरा अध्याय हम शुरू कर चुके हैं। दूसरा अध्याय है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। फिर हम लोगों ने विश्व जनसंख्या वितरण का प्रारूप देखा। इसके बाद हम लोगों ने जनसंख्या घनत्व के बारे में जाना। जनसंख्या घनत्व का क्या सूत्र होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर विश्व जनसंख्या घनत्व के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ है क्षेत्रों का, उसके बारे में हमने पढ़ा। और फिर आपकी जो विश्व की जनसंख्या है, इसके वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों ने अपना होमवर्क भी किया होगा और रिवीजन भी किया होगा। आइए अब आगे देखते हैं कि आज हमारे मुख्य चर्चा के विषय कौन से हैं। आज हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में, जनसंख्या वृद्धि के प्रकार, जनसंख्या के प्रमुख घटक, जनसंख्या प्रवास के कारक, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां एवं विश्व जनसंख्या पर चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि दर। अब जब हम बात करते हैं जनसंख्या में परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि दर की, तो इससे क्या समझ में आता है। एक निश्चित अवधि में किसी एक क्षेत्र विशेष में रह रहे लोगों की संख्या में जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, ये कहलाता है आपका जनसंख्या में परिवर्तन। जैसा कि यहाँ लिखा है, समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन आपका जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। अब ये जो जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है बच्चों, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। जब हम कहते हैं धनात्मक, तो इससे मतलब होता है पॉजिटिव ग्रोथ का, पॉजिटिव ग्रोथ। यानी कि जब आपकी जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन हो रहा है तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव ग्रोथ। इसमें आप देखेंगे कि आपकी जनसंख्या बढ़ती है। और दूसरा मैंने आपको बताया ऋणात्मक जनसंख्या में परिवर्तन। जब हम बात करते हैं ऋणात्मक की, तो इसका मतलब होता है नेगेटिव ग्रोथ से, नेगेटिव ग्रोथ। अब नेगेटिव ग्रोथ में आप देखेंगे कि जो आपकी जनसंख्या है उसमें आप कमी पाएंगे, यानी कि आपकी जनसंख्या इसमें घटती है। तो ये दो तरह से आप देखेंगे कि जनसंख्या में परिवर्तन होता है। इसके बाद आता है जनसंख्या वृद्धि दर। जैसे कि लिखा है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाने वाला जनसंख्या का परिवर्तन। यानी कि जो जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है एक निश्चित अवधि में किसी भी क्षेत्र विशेष में, जब हम इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, तो ये कहलाता है आपका जनसंख्या वृद्धि का दर। आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से। इसमें बच्चों हम भारत का उदाहरण ले रहे हैं। हमारे भारत में जब सन 2001 में जनगणना हुई थी, तो 2001 की जनगणना के हिसाब से हमारे भारत की जनसंख्या थी 102.70 करोड़। 2011 में जब अगली जनगणना हुई भारत में, तो हमारे भारत की जनसंख्या उस समय थी 121.02 करोड़। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हमारे भारत में हर 10 साल में जनगणना की जाती है। तो अब आप देख रहे हैं कि इस 10 समय के अंतराल में आपकी जनसंख्या बढ़ी, ठीक है। अब ये जनसंख्या में जो वृद्धि हुई, ये आप कैसे जानेंगे कि कितनी वृद्धि हुई। जब आप इसको इससे माइनस कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो जब आप इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
लगभग 18.15 करोड़। ठीक है, तो ये जो 18.15 करोड़ है ये आपकी जनसंख्या की वृद्धि है। अब जब इस जनसंख्या की वृद्धि को आप प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो ये कहलाएगा आपका जनसंख्या वृद्धि का दर। तो जब आप इसको प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो ये लमसम आपका हो जाता है 1.64%। तो यानी कि हमारी भारत का जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितना है, 1.64%। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या है या जनसंख्या में परिवर्तन क्या है और जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि के प्रकार। बच्चों, जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है या जनसंख्या में जो वृद्धि होती है ये किसी भी क्षेत्र में जो वहाँ का आर्थिक विकास होता है या सामाजिक उन्नति होती है या सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, ये उसका सूचक होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के प्रकार। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है ये कई तरह से होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, इसमें आपकी प्राकृतिक वृद्धि आती है, वास्तविक वृद्धि आती है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के प्रकार। तो देखिए यहाँ 4 तरह के प्रकार हैं आपके। सबसे पहली है प्राकृतिक वृद्धि, फिर हम बात करेंगे वास्तविक वृद्धि, फिर धनात्मक वृद्धि और चौथे नंबर पे है आपका ऋणात्मक वृद्धि। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक वृद्धि। अब प्राकृतिक वृद्धि क्या है? किसी भी क्षेत्र विशेष में समय के 2 अंतरालों के मध्य जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को हम उस जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी कि इसको यूं समझ लीजिए, प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु। तो ये है आपकी प्राकृतिक वृद्धि। जब हम बात करते हैं वास्तविक वृद्धि की, तो वास्तविक वृद्धि क्या है? वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। यानी इसमें आप जन्म और मृत्यु का अंतर निकालेंगे, फिर आप आप्रवास और उत्प्रवास का अंतर निकालेंगे और इसको आपस में जोड़ देंगे, तो आपको जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का पता लग जाएगा। अब यहाँ पर आप्रवास और उत्प्रवास ये 2 शब्द आए हैं। आप्रवास का मतलब होता है बच्चों जब निवासी, किसी भी क्षेत्र विशेष के निवासी किसी नए स्थान पे चले जाते हैं, और उत्प्रवास का अर्थ होता है जब निवासी अपना स्थान छोड़कर कहीं बाहर चले जाते हैं, किसी और देश में चले जाते हैं। तो ये है आपकी वास्तविक वृद्धि। अब हम बात करते हैं धनात्मक वृद्धि की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि धनात्मक वृद्धि में आपकी जनसंख्या बढ़ती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि किसी क्षेत्र विशेष में समय के 2 अंतरालों के मध्य आपकी जनसंख्या बढ़ती है। ये तब होता है जब आपकी जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से अधिक हो जाती है, या फिर उस देश में स्थायी प्रवास हो जाता है, यानी कि उस देश में लोग स्थायी रूप से आके बस जाते हैं। जैसा कि लिखा है, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या देश में स्थायी प्रवास हो, तो इस कारण से आप देखेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसे हम कहते हैं धनात्मक वृद्धि। आगे देखते हैं ऋणात्मक वृद्धि। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऋणात्मक वृद्धि का मतलब होता है नेगेटिव ग्रोथ। इसमें आपकी जनसंख्या बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती है। जन्म दर मृत्यु दर से कम हो अथवा लोगों का अन्य देशों में प्रवास हो जाए। अब इसमें आप देखेंगे कि किसी क्षेत्र विशेष में समय के 2 अंतरालों के मध्य आपकी जनसंख्या कम हो जाती है। ये तब होता है जब आपका जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाता है, या फिर आप देखेंगे कि लोग जो है दूसरे देशों में चले जाते हैं, दूसरे देशों में प्रवास कर जाते हैं। फिर आपका ये ऋणात्मक वृद्धि कहलाएगा, नेगेटिव ग्रोथ। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी 4 प्रकार की वृद्धियां हैं। हमारी जनसंख्या में जो परिवर्तन होते हैं ये इन 4 प्रकारों से होते हैं।
आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जनसंख्या वृद्धि के घटक। अब आप देखेंगे कि जो भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसके 3 प्रमुख घटक हैं, 3 प्रमुख अंग हैं। ये कौन कौन से हैं? एक है जन्म, दूसरा है मृत्यु और तीसरा है प्रवास। आइए अब जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो जनसंख्या के आकार को परिवर्तित करने वाले प्रमुख घटक हैं जन्म, मृत्यु और प्रवास। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रवास का अर्थ होता है जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, जो अभी हम आगे करेंगे। अब इसमें देखिए आपका अशोधित जन्म दर आता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। इसे आप इंग्लिश के कैपिटल C, कैपिटल B, कैपिटल R, CBR से व्यक्त करते हैं। फिर आता है आपका अशोधित मृत्यु दर, इसे कहते हैं हम CDR यानी क्रूड डेथ रेट। अब बच्चों ये जो इंग्लिश के टर्म्स हैं ये भी आप लोगों को पता होने चाहिए। और फिर तीसरे नंबर पर आपका प्रवास आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे CBR के बारे में, अशोधित जन्म दर। अब इसमें क्या होता है? प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्मे जीवित बच्चे, यानी प्रति 1000 स्त्रियों पर जितने भी जीवित बच्चे जन्म लेते हैं उसे आप व्यक्त करते हैं अशोधित जन्म द्वारा। अब इसमें देखिए क्या होता है, जो इसका सूत्र है इसे आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें आपने किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म की संख्या ले ली, फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि आप इसको भाग कर देंगे उस वर्ष के मध्य में जो अनुमानित जनसंख्या है उससे, और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे 1000 से। तो इस तरह से आपको अशोधित जन्म दर के बारे में पता लग जाएगा। आइए एक छोटे से एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए किसी निश्चित अवधि में, किसी क्षेत्र विशेष में जो जीवित बच्चों की संख्या है, मान लीजिए वो 15,000 है, ठीक है। और उस वर्ष के मध्य जो अनुमानित जनसंख्या है, मान लीजिए वो आपकी 1 मिलियन है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम डिवीजन कर रहे हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। आया कितना? 15। तो यानी कि आपका अशोधित जन्म दर कितना है? 15 जीवित बच्चे प्रति 1000 लोग। ठीक है, तो इस तरह से हम अशोधित जन्म दर के बारे में पता लगाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका अशोधित मृत्यु दर। ये क्या है? प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या, यानी प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे जितने लोगों की मृत्यु होती है आप उसे व्यक्त करते हैं अशोधित मृत्यु दर द्वारा। इसको भी आइए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए जो मृतकों की संख्या है वो 12,000 के लमसम है। अब उस वर्ष के मध्य जो अनुमानित जनसंख्या है वो हम 1 मिलियन मान लेते हैं। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। आया कितना? 12। तो आपका अशोधित मृत्यु दर कितना है? 12 मृतक व्यक्ति प्रति 1000 लोग। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको समझ में आया होगा कि अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर क्या है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रवास के बारे में। अब जब हम बात करते हैं प्रवास की, तो प्रवास से आप क्या समझते हैं? जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो ये प्रवास कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मनुष्य जहाँ से अपनी यात्रा शुरू करता है या जिस स्थान से अपनी यात्रा शुरू करता है वो उसका उद्गम स्थान कहलाता है, और वो जिस स्थान पहुंचता है वो स्थान उसका गंतव्य स्थान कहलाता है। तो जो आपका उद्गम स्थान है वहां पर आप देखेंगे कि जनसंख्या कम हो जाती है, और आपका जो गंतव्य स्थान है वहां पर आपकी जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। अब ये जो प्रवास है बच्चों, ये कई तरह का होता है। मौसमी होता है, स्थायी होता है, अस्थायी होता है। इसमें गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर, नगर से गांव की ओर लोग प्रवास करते हैं, और इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जो अभी आप आगे करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद प्रवास में दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका अप्रवास और एक आता है आपका उत्प्रवास। अब अप्रवास का क्या मतलब है? जब निवासी किसी नए स्थान पे चले जाते हैं तो हम उसे कहते हैं अप्रवास, जिसे आप कहते हैं इन माइग्रेशन। क्या कहते हैं? आप इसे कहते हैं इन माइग्रेशन। उत्प्रवास में क्या होता है? जब प्रवासी अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में आउट माइग्रेशन। ये कहलाता है आपका आउट माइग्रेशन। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये तीनों चीजें मिलकर आपकी जनसंख्या के आकार में परिवर्तन लाते हैं। तो ये है आपकी जनसंख्या वृद्धि के या जनसंख्या में परिवर्तन के प्रमुख घटक। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जनसंख्या प्रवास के कारक। अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो प्रवास होता है ये क्यों होता है, लोग क्यों अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाते हैं, यही है जनसंख्या प्रवास के कारक। अब इसमें देखिए दो तरह के कारक होते हैं बच्चों। एक है आपका प्रतिकर्ष कारक, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पुश फैक्टर। इसे हम कहते हैं पुश फैक्टर। पुश फैक्टर का मतलब क्या होता है? धक्का देना, यानी कि लोग मजबूरीवश प्रवास कर रहे हैं। और दूसरा आपका होता है अपकर्ष कारक। अब अपकर्ष कारक से क्या मतलब है? अपकर्ष कारक का मतलब होता है पुल फैक्टर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जनसंख्या प्रवास के पीछे दो तरह के कारक हैं। एक है आपका प्रतिकर्ष कारक यानी कि पुश फैक्टर, और दूसरा है आपका अपकर्ष कारक यानी कि पुल फैक्टर। अब इसमें आप देखेंगे कि कोई भी स्थान लोगों को आकर्षित करता है अपनी ओर खींचता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे आपके प्रतिकर्ष कारक की। अब लोग क्यों मजबूर हो जाते हैं अपना स्थान छोड़ने के लिए? इसके पीछे बच्चों बेरोजगारी आती है। अगर काम नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे, यानी कि हम बेरोजगार हैं, तो हम मजबूर हो जाते हैं किसी अन्य स्थान जाने के लिए। निम्न जीवन स्तर, गरीबी, यानी कि जब हमारे पास काम ही नहीं है तो हम अपना जीवन स्तर कैसे ऊंचा बनाएंगे, हम कैसे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करेंगे। तो हम मजबूर हैं ना कि हम अपना स्थान छोड़कर कहीं और जाएं जहां हमें काम मिले, फिर पैसे मिले, फिर उस पैसे से हम अपनी जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मजबूरी है लोगों की अपने स्थान को छोड़ने की। अब इसके बाद आता है प्रतिकूल जलवायु, यानी कि अगर किसी स्थान का मौसम नहीं अच्छा है, बहुत गर्मी है या बहुत जाड़ा है, या फिर वहाँ पर आप देखेंगे बहुत बारिश होती है, तो ऐसी जगह भी लोग नहीं रहना पसंद करते हैं। वो मजबूर हो जाएंगे कि चलो हम किसी और जगह जाते हैं जहाँ की जलवायु अच्छी हो। इसके बाद आता है आपका राजनीतिक उपद्रव, यानी अगर किसी स्थान पर दंगे फसाद हो रहे हैं या राजनीतिक उथल पथल है तो भी आप देखेंगे कि लोग दूसरी जगहों पर प्रवास करते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं। प्राकृतिक विपदाएं,
अब भूकंप आ गया या तूफान आ गया, कोई बहुत बड़ा सूखा पड़ गया, ये सब क्या है? प्राकृतिक विपदाएं। इसमें भी लोग क्या करेंगे? पलायन कर जाते हैं दूसरे स्थानों में। अब इसके बाद आता है आपका महामारी। महामारी में जिसे हम कहते हैं पैंडेमिक, यानी कि कोई ऐसी बीमारी जो बहुत तेज़ी से फैल रही है और इलाज भी इसका नहीं मिल पाया है। जैसे कि आपका प्लेग एक महामारी है। इस समय बच्चों आप देख रहे हैं कि कोरोना कोविड-19 फैला है, ये एक महामारी है। तो इसमें भी लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थानों में जाएं, अपना बचाव करते हैं वो लोग। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। अब ऐसे स्थान जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, यहाँ पर भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, तो मजबूरीवश क्या होता है कि वो दूसरे स्थान में प्रवास कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पुश, धक्का दिया जा रहा है कि तुम जाओ ये स्थान छोड़कर कहीं और। तो बच्चों ये है आपके प्रतिकर्ष कारक, पुश फैक्टर। अब नेक्स्ट है आपका अपकर्ष कारक। अब यहाँ पर आप देखेंगे पुल, यानी कि कोई स्थान आपको आकर्षित कर रहा है। अब जब आप अपना एक स्थान छोड़ रहे हैं किसी मजबूरी में, तो आप किसी अगले स्थान पे, ऐसे स्थान पे जाएंगे जो आपको खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। अब इसके अंदर आएगा आपका बेहतर अवसर। बेहतर अवसर यानी कि आपको वहाँ पर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बेहतर रोजगार मिलेगा, है ना? वहाँ पर आपको बढ़िया चिकित्सीय सुविधाएं मिलेंगी, शिक्षा की सुविधाएं मिलेंगी, है ना? घूमने फिरने के लिए आपको अच्छी पार्क मिलेंगी, सिनेमा हॉल मिलेंगे, तो लोग आकर्षित होते हैं ऐसे स्थान से। उत्तम शिक्षा, जैसे कि अभी बताया, बढ़िया स्कूल हैं, महाविद्यालय हैं, तो लोग ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं। अच्छी जीवन शैली, अब वो लोग को रोजगार मिलेगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो वो लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सुधारेंगे, अच्छी जीवन शैली अपनाएंगे। जीवन संपत्ति की सुरक्षा, इसमें जीवन और संपत्ति की सुरक्षा भी एक इम्पॉर्टेंट कारक है कि क्यों लोग प्रवास करते हैं इन स्थानों पर। फिर आता है आपका शांति व स्थायित्व, यानी कि यहाँ का जो वातावरण है वो शांति भरा है और लोग यहाँ पर स्थायित्व यानी परमानेंट तौर पर रहना पसंद करते हैं। अब इसके बाद बच्चों आता है आपका अनुकूल जलवायु। यहाँ की जलवायु अच्छी है, सुखद है, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है, ठीक है? तो ऐसी जगह पर लोग आकर्षित होते हैं रहने के लिए। तो ये हैं आपके दो तरह के कारक, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। आइए बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विश्व जनसंख्या पर एक नज़र। अब विश्व जनसंख्या पर एक नज़र डालने से पहले हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या की प्रवृत्तियों के बारे में, यानी कि ट्रेंड्स के बारे में, ठीक है? ट्रेंड्स। अब इस समय बच्चों आप देख रहे हैं कि आपकी विश्व की जो जनसंख्या है ये कितनी है? 7 अरब लगभग पार कर चुकी है, यानी 700 करोड़ का आंकड़ा लगभग पार कर चुकी है। अब आप देखेंगे कि ऐसा होने में, यानी कि ये जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है, ऐसा होने में कई शताब्दियां लगी हैं। प्रारंभिक काल में, यानी कि पहले के समय में जनसंख्या की वृद्धि, इसकी गति धीमी थी, जनसंख्या का आकार कम था, लेकिन अभी इधर कुछ 100 सालों में आप देखेंगे कि जनसंख्या की वृद्धि में बच्चों बहुत तीव्रता आई है, तेजी आई है। तो यहाँ जानना जरूरी हो जाता है कि विश्व की जनसंख्या की प्रवृत्तियां क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं। अब यहाँ पर आपको बताते हैं, अगर हम बात करते हैं 8000 से 12000 साल पहले की, ठीक है? अगर हम बात करें 8000 से 12000 वर्ष पहले की, तो इस समय क्या था? इस समय आपकी कृषि का आरंभ हुआ था, एग्रीकल्चर इसका शुभारंभ हुआ था। इस समय जो जनसंख्या का आकार था बच्चों ये कम था। आपकी जनसंख्या इस समय थी 8 मिलियन। आपकी जनसंख्या थी 8 मिलियन। पूरा लिख देते हैं। फिर जब ईसा की पहली शताब्दी आई तो आपकी जनसंख्या बच्चों इस समय कितनी थी? आपकी जनसंख्या इस समय 300 मिलियन से भी कम थी। ठीक है, ये कब की बात है? ईसा की पहली शताब्दी की।
अब जब हम आते हैं 1600 और 1700 ईस्वी में, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी जनसंख्या वृद्धि थी ये काफी तीव्र हो गई, क्योंकि इस समय जो आपका विश्व व्यापार है वो बढ़ रहा था। तो इस समय आप देखेंगे कि आपकी जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब इसके बाद बच्चों आपका आता है 1750 ईस्वी। 1750 ईस्वी में आप देखेंगे कि आपकी जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई। ये समय था औद्योगिक क्रांति का। आपकी जनसंख्या इस समय बढ़कर कितनी हो गई? 550 मिलियन से भी ज्यादा। इसके बाद आता है आपका 1800 ईस्वी। अब क्या? अब समय था जनसंख्या विस्फोट का। जनसंख्या विस्फोट। अब जनसंख्या विस्फोट क्या है? आप देखेंगे कि जनसंख्या विस्फोट में बच्चों जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका जन्म दर है और जीवन प्रत्याशा है ये बढ़ जाती है, और आपका मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर ये घट जाता है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, विश्व जनसंख्या पर एक नजर। पिछले 5 वर्षों में जनसंख्या 10 गुना से भी अधिक बढ़ी है। अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। हर वर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। विश्व जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है 1.4%। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है 1.64%, जो मैंने आपको बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान विश्व जनसंख्या है 7.8 अरब। इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर मैंने आप लोगों को गृह कार्य दिया है जो पढ़ाया है इसी के ऊपर। 2 प्रश्न अति लघु के, 2 प्रश्न लघु के और 1 प्रश्न विस्तृत का। जरूर बच्चों अपना गृह कार्य करते चलिए, रिवाइज करते चलिए। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। फिर आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं इसी अध्याय के अंतिम भाग के साथ। धन्यवाद।